नमस्कार। आज की चर्चा का विषय रहेगा भाषा। आदिकाल से मनुष्य अपने भावों और विचारों को चित्रों के रूप में प्रकट करता था। धीरे धीरे समय ने उन्नति की, मनुष्य ने शब्दों को बोलना सीखा। अब मनुष्य बोलकर और सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने लगा। समय बदलते बदलते जब मनुष्य ने उन्नति की और उसने लिखना पढ़ना भी सीख लिया, तो वह अपने विचारों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करने लगा। एक दूसरे से अब भावों और विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से यानी कि बोलकर और सुनकर और लिखकर और पढ़कर भी होने लगा। हम कह सकते हैं इस आधार पर भाषा वह माध्यम है जो भावों और विचारों का आदान प्रदान करना सिखाती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उस माध्यम को हम भाषा कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा के मुख्य दो रूप माने गए हैं, एक लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। लिखित भाषा से मेरा अभिप्राय है जब हम अपने भावों को लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, किसी के विचारों को लिखकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इसी प्रकार मौखिक भाषा में मनुष्य सुनकर या बोलकर अपने विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण सम्मत नहीं माना है। सांकेतिक भाषा ऐसा नहीं कि जीवन में सांकेतिक भाषा है ही नहीं, किंतु हिंदी व्याकरण ने उसे स्थान नहीं दिया। हिंदी व्याकरण के अनुसार संकेत प्रायः अस्पष्ट होते हैं, पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते, किंतु फिर भी सांकेतिक भाषा का भरपूर प्रयोग हमारे जीवन में देखने को मिलता है। जैसे सड़क पर यातायात सिपाही हमें रोकने और चलने का निर्देश देने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट में लगने वाले चौके और छक्कों की खुशी को जाहिर करने के लिए भी संकेतों का ही सहारा लिया जाता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने पर भाषा के विविध रूपों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मातृभाषा। आप कहें मातृभाषा से हम क्या समझते हैं? वह भाषा जिसे बालक सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी माता, अपने परिवार से सीखकर बोलता है, वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। मेरी मातृभाषा हिंदी है और आपकी सोचकर बताइएगा। आगे बढ़ते बढ़ते राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा हिंदी को राजभाषा कैसे चुना गया, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। अगली वीडियो में मैं इसे आपको जरूर सुनाऊंगी, किंतु यहाँ मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। राजभाषा के उपरांत यदि मैं राष्ट्रभाषा की बात करूं, तो मैं पहले आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगी, हमारे देश भारत की यह त्रासदी है कि वहाँ सर्वाधिक हिंदी बोलने के बाद भी उसकी कोई राष्ट्रभाषा अभी तक निश्चित नहीं हुई, अर्थात हमारे देश भारत की कोई राष्ट्रभाषा घोषित ही नहीं की गई। जबकि राष्ट्रभाषा से मेरा तात्पर्य है वह भाषा जो किसी भी देश के नागरिक सर्वाधिक रूप से बोलते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए मानक भाषा अर्थात भाषा का वह बदला हुआ रूप जिसे विद्वान और विद्वजन परिमार्जित करते हैं, शुद्ध करते हैं, सरल करते हैं, एक रूप करते हैं और फिर उसे सर्वमान्य जाहिर कर दिया जाता है। इसी श्रृंखला में
अगला चरण है भाषा को लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार उर्दू को लिखने के लिए हमें फारसी लिपि की ज़रूरत है और जापानी भाषा को लिखने के लिए जापानी लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि होती है और लिपि ध्वनियों को लिखने का ढंग होती है। इसी प्रकार अगला चरण हम लेते हैं साहित्य। साहित्य अर्थात ज्ञान का भंडार, ज्ञान का संचित कोश, जिसमें आपको कहानियाँ, कविताएं, पद्य, गद्य, रेखाचित्र, नाटक, पत्र और न जाने क्या क्या पढ़ने, सुनने और देखने को मिलता है। साहित्य के दो भाग होते हैं, एक गद्य, दूसरा पद्य। गद्य अर्थात पैसेजेस, जिसमें कि आपके पत्र, आपकी कहानियाँ, लेख, संस्मरण, रेखाचित्र आदि सम्मिलित रहते हैं और पद्य वाले भाग में कविताएं, छंद, दोहे इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ने पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। और हिंदी भाषा के व्याकरण में 3 अंग माने जाते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम भाषा के विभिन्न वर्णों पर विचार करते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन और उनके भी भेद और प्रभेद। इसी प्रकार शब्द विचार में तरह तरह के शब्दों पर गौर किया जाता है। यह पहचाना जाता है कि यह शब्द किस किस प्रकार का है, जैसे कि एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि। शब्दों के बाद बारी आती है वाक्य विचार की। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रूपों को देखते और समझते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, जटिल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य आदि। बोली अर्थात क्षेत्रीय भाषा, किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। अब बोली और भाषा में भी अंतर होता है। बोली भाषा से छोटी होती है, अर्थात बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। साहित्य अर्थात गद्य, पद्य, कविताएं, कहानियाँ, दोहे, छंद, लेकिन भाषा में इनकी रचना होती है। परंतु आप कहेंगे कि फिर ब्रज भाषा के दोहे हम पढ़ते हैं, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ये भी तो बोली। कह सकते हैं कि जब किसी भी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह बोली बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है, किंतु भाषा नहीं रहती, वह उपभाषा मानी जाती है। जैसे सूरदास, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यह सुनने में आपको लग रहा है ये ब्रज भाषा है, तो यह उपभाषा है, भाषा नहीं, बोली नहीं। ठीक है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, राम सिया राम जय जय राम। ये अवधी भाषा है और यह भी उपभाषा कहलाती है। नमस्कार, धन्यवाद।